नमस्कारम साथियों, वेलकम टू स्टडी कोंडा। आज की क्लास में हम सीडीपी के हार्डेस्ट क्वेश्चन को करेंगे और अपने नॉलेज को चेक करेंगे क्योंकि हमारा एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, विकास के उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अर्थात यहाँ पर विकास के जो हमारे स्टेज होते हैं उनसे क्वेश्चन है। कहा जा ये कह रहा है कि मतलब ऐसा कौन सी स्टेज है जहाँ पर आत्मसात जो हमारे नियम कानून है उन पर हमेशा प्रश्न उठाए जाते हैं और हम अपने परिवार के राय को नहीं मानते। हमारे ऑप्शन है शैशवावस्था, आरंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो जो हमारी शैशवावस्था होती है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। नंबर वन, जो शैशवावस्था होती है जो वो 0 से 2 वर्ष तक होती है। 0 से 2 वर्ष तक। और जो हमारी पूर्व बाल्यावस्था होती है अर्थात अर्ली चाइल्डहुड होती है वो कितनी होती है, 2 से 6 वर्ष तक होती है। और शैशवावस्था की जो बात करें तो बच्चा जो भी सीखता है अपनी इंद्रियों द्वारा सीखता है। उसकी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं मूल प्रवृत्ति पर होती है। और जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड की है ये इसकी जो सबसे ज़्यादा सीटें के एग्जाम में पूछता है। तो ये जो अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज होती है इसमें बालक जो होता है भाषा रूप से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अर्थात बच्चा बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है भाषा सीखने में। और इस प्रश्न का राइट जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, किशोरावस्था। जब बालक किशोरावस्था में होता है तो वह अपनी जो राय होती है वो अपने मित्रों की ज़्यादा मानता है, अपनी परिवार की राय को ज़्यादा महत्व नहीं देता है। तो इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिसमें ये भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमारे सीडीपी में बहुत बनते हैं। इसलिए हमारे जो इनको समझना बहुत ही आवश्यक है। हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है, बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक। यह ऑप्शन सेकंड है पिता स्मरण रटना और समझना। ऑप्शन थर्ड है ड्रिल और अभ्यास। ऑप्शन फोर्थ है पूछना तर्क करना और निर्णय लेना। तो ये जो हमारा ऑप्शन सेकंड है ये हमारा निगेटिव है। कभी भी आपको बच्चों को रटाना नहीं है ना पिता स्मरण करना है, बात एक ही है। ये सब नहीं करना क्योंकि ये हम निगेटिव है, इससे बच्चा समझ विकसित नहीं कर पाएगा। और जो हमारा ड्रिल और अभ्यास है ये भी निगेटिव माना जाता है एनईपी 2020 के अनुसार। तो इससे भी बच्चा समझ स्थापित नहीं कर पाएगा। और बहुकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत कारपरक ये भी बालक के लिए समझ विकसित करने के लिए अच्छा नहीं होता है। तो समाधान कौशल को वो प्राप्त करने के लिए बालक के लिए सबसे अच्छा है कि वो प्रश्न पूछे अधिक से अधिक, तर्क करे अर्थात कोई प्रश्न पूछे ऐसा क्यों होता है कैसे होता है तर्क करे और क्या स्वयं निर्णय ले, वो ज़्यादा बेटर होता है। इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न, वंचित एवं पिछड़े वंचित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में निम्न में से किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अर्थात हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारे वंचित और पिछड़े वर्ग के बच्चे होते हैं उनकी जो शिक्षा होती है उन पर उनके परिवेश का किस प्रकार नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अर्थात वो परिवेश के कारण वृद्धि नहीं कर पाते हैं। हमारे ऑप्शन है पूर्वाग्रहों का। ऑप्शन सेकेंड, ज्ञान के स्थानीय संरचना की समझ के अभाव का। ऑप्शन थर्ड है अवरोही पाठचर्या। ऑप्शन फोर है स्थानीय संस्कृत एवं भाषा पर आधारित पाठचर्या। तो जो हमारा ऑप्शन है फर्स्ट है पूर्वग्रह, बिल्कुल सही। बच्चे जो वंचित एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे होते हैं तो उनमें पूर्वग्रह पाए जाते हैं जो उनकी शिक्षा में उनका प्रभाव पड़ता है। सभी में पूर्वग्रह होते हैं जो उनकी शिक्षा में प्रभाव पड़ता है। तो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन जो सेकंड है ज्ञान की स्थानीय संरचनाओं की समझ के अभाव का। ये भी जो बच्चे होते हैं उन पर उनमें जो ज्ञान का जो स्थानीय संरचना होती है उनके समझ का अभाव होता है अर्थात वो संरचनाओं में समझ नहीं पा पाते, इसलिए उनके जो शिक्षा में इसका प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन थर्ड है और वही पाठचर्या का, इसका भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो हमारा फोर्थ है ये हमारा पॉजिटिव ऑप्शन है, ये प्रभाव नहीं बल्कि ये इनके लिए अच्छा होता है। स्थानीय जो संस्कृत और भाषा पर आधारित पाठचर्या होती है बालक के शिक्षण में क्या करती है, बढ़ोतरी करती है। नकारात्मक प्रभाव नहीं बल्कि सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्योंकि हमको यहाँ पर निगेटिव सभी छाटने हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे निगेटिव ऑप्शन है और फोर्थ हमारा पॉजिटिव है। तो ये गलत हो जाएगा फोर्थ वाला और हमारा सही हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक सामाजिक
संरचनात्मक कक्षा में ज्ञान के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। अर्थात एक कक्षा में सामाजिकता का प्रभाव ज़्यादा है, अर्थात समाज में जो जो होता है उससे ज्ञान अर्जित किया जाता है, तो इसके क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है अखबार, सहपाठी, पाठ्य पुस्तक, लोक कथाएं। तो अखबार द्वारा भी ये समाज का बहुत ही अच्छा ज्ञान का स्रोत है, तो हमारे कक्षा में ये भी बहुत अच्छा स्रोत के रूप में काम करेगा। जो सहपाठी होते हैं उनके पास भी ज्ञान होता है, तो उनके थ्रू हम क्या अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन तो थर्ड है पाठ्य पुस्तक के थ्रू हम अपना सामाजिक संरचनात्मक रूप से ज्ञान बढ़ा सकते हैं, और जो लोक कथाएं होती हैं समाज में, इनके थ्रू अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। तो हमारे यहाँ पर चारों ही सही हैं, इसलिए हमारे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हमारे चारों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न कहता है एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है। क्वेश्चन को समझना होगा, यहाँ पर कह रहा है एकाइद मतलब एक से अधिक, मतलब बहुबुद्धि के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है। तो हमारे ऑप्शन है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन सेकेंड है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन थर्ड है पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। ऑप्शन फोर्थ है प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो जो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बहुबुद्धि मानी की बात सिद्धांत कह रहा है, एक से अधिक बुद्धियों की बात कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास बुद्धि बहु प्रकार की हो सकती है। और इससे आपने कुछ इसके जो हमारे संबंधित जो मनोवैज्ञानिक हैं इनसे आप जानते होंगे, हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, जिसे हमारे सीटेट के एग्जाम में 100% क्वेश्चन आना ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न कहता है वे विद्यार्थी जिन्हें वाच वैकल्प है, वाच वैकल्प अर्थात डिलेक्सिया, उन्हें सफल समावेशन हेतु निम्न में से किसे वर्जित करना चाहिए। अर्थात हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे डिसलेक्सिया से संबंधित जो पीड़ित बच्चे हैं उनके समावेशन हेतु हमको क्या नहीं करना चाहिए, हमको अर्थात यहाँ पर निगेटिव छांटना है। तो हमारे ऑप्शन है बहुसंवेदी शिक्षा शास्त्रीय उपागम, या मानकीकृत आकलन, या ऑप्शन थर्ड है व्यक्तिगत लक्ष्य समुच्चय, ऑप्शन फोर्थ है लचीला पाठ्यक्रम। तो हमारे जो बहुसंवेदी शिक्षा शास्त्रीय उपागम होते हैं अर्थात मल्टी सेंसरी, तो ये हमारे किसी भी बच्चे के लिए क्या करते हैं, बहुत ही सहायक होते हैं उसके समावेशन के लिए, उसके शिक्षा के लिए। तो हमारे प्योर है अर्थात पॉजिटिव ऑप्शन है, इसलिए राइट होगा। ऑप्शन सेकंड कह रहा है मानकीकृत आकलन, जो मानकीकृत स्टैंडर्ड जो हमारा स्टैंडर्ड जो असेसमेंट होता है ये हमारा निगेटिव होता है। तो हमारे निगेटिव हमको यहाँ पर देखना था, तो निगेटिव हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो कह रहा है हमारा व्यक्तिगत लक्ष्य समुच्चय, ये भी पॉजिटिव होता है, और लचीला पाठ्यक्रम हम जानते हैं बहुत ही पॉजिटिव होता है, किसी भी जो हमारा पीड़ित होता है तो उसके लिए क्या होता है, अच्छा होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न कहता है प्रभावशाली शिक्षण में समाहित है, अर्थात जो हमारी प्रभावशाली शिक्षण है उसमें क्या क्या होना चाहिए, ये कई राय है। इसी प्रकार के जो हमारे हार्ड क्वेश्चन आते हैं सीटर के एग्जाम में आते हैं, तो हमारा ऑप्शन है छात्रों की भावात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखना, बिल्कुल सही है। जो प्रभावशाली शिक्षण होंगे, जो छात्र होंगे इमोशनल जो नीड होंगी, जब उनको ख्याल रखेंगे बच्चा अच्छा फील करेगा और उसका शिक्षण बहुत ही अच्छा होगा। ऑप्शन सेकेंड है पाठचर्या और आकलन को छात्रों की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना, ये भी है। जब बालक के जो हमारा पाठचर्या होगा, कैरिकुलम जो होगा छात्रों का अनुरूप होगा, तो पढ़ने में बच्चों को क्या रुचि दिखाएंगे, मोटिवेशन दिखाएंगे, जिससे उनको शिक्षा में विकास होगा। ऑप्शन थर्ड है छात्र संवाद हेतु लचीला समूह निर्माण करना, ये भी सही है। कठोर समूह निर्माण नहीं करना चाहिए, ताकि बच्चे अपने जो उनके भाव होते हैं उनको व्यक्त करने में कोई हेजिटेशन ना महसूस कर सकें, तो ये भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ कहता है कठोर कक्षा नियंत्रण प्रबंधन करना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। प्रभावशाली शिक्षण की बात हो रही तो कठोर कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना दंड होना चाहिए, ना बच्चों को हतोत्साहित करना चाहिए किसी भी क्षेत्र में। तो हमारे जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड हमारे राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न कहता है समावेशन को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त है। समावेशन से हमारे सीटेट एग्जाम में 100% क्वेश्चन आना है। समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है, हमारे ऑप्शन है लचीला पाठ्यक्रम, गम इमारतें, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों का पृथक्करण, ऑप्शन फोर्थ है प्रतियोगिता केंद्रित शिक्षा शास्त्र। जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है लचीला पाठ्यक्रम, तो ये समावेशन को बढ़ावा देगा,
क्योंकि जब पाठ्यक्रम लचीला होगा तो हर टाइप के जो स्टूडेंट होंगे, छात्र होंगे, चाहे वो कमज़ोर हो या प्रतिभाशाली हो, वो विद्यालय आएगा और क्या होगा, समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। अब जो कह रहा है कि गम इमारतें का मतलब जहाँ पर आने जाने की क्या हो, सरलता हो, असेसिबल हो, बिल्डिंग हो, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये अच्छा होगा। कोई मान लो बच्चा क्या है, पैरों से विकलांग है, तो उसको इस प्रकार से जो बिल्डिंग होनी चाहिए जिससे उसको आवागमन में अर्थात चलने फिरने में आसानी होनी चाहिए। तो गम इमारतें भी समावेशन को बढ़ावा कर देती हैं। ऑप्शन थर्ड है, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को पृथककरण। यहाँ पर आया पृथककरण। पृथककरण किसी भी आधार पर नहीं करना है हमको। समावेशन की बात हो रही है और आप पृथककरण कर रहे हैं, ये क्या होगा, बिल्कुल सूट नहीं करेगा हमारे लिए, इसलिए गलत हो जाएगा। प्रतियोगिता केंद्रित शिक्षा शास्त्र, तो ये भी हमारे लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको प्रतियोगिता बच्चों में नहीं करवाने बल्कि समावेशन उनमें करवाना है, तो इसलिए हमारे जो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड हमारे राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। तो जो हमारा RTA 2009 है, इससे भी सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारे ऑप्शन है पृथक्करण, मुख्यधारा शिक्षण, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा। तो RTA 2009 के जो हमारा है, ये समावेशी शिक्षा को हमेशा क्या करता है, वकालत करता है, अर्थात प्रमोट करने की बात करता है कि कोई भी विद्यार्थी हो, चाहे समान हो या फिर विशिष्ट बालक हो, तो उसको हमको क्या समावेश करके पढ़ाना चाहिए, अर्थात एक साथ करके ही पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चे क्या करें, आपस में इंटरेक्ट करें, अंतःक्रिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डाट के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। अर्थात कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिसमें सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को बहुत ही अच्छा तरीके से समझाने का प्रयास किया है और कहा कि ये हमारे लिए समझना आवश्यक है। हमारे ऑप्शन है अल्बर्ट बंडूरा, लॉरेंस कोहलरबर्ग, जीन पियाजे या लेव वाइगोत्स्की। तो जो आपको हमेशा याद रखना है, जहाँ भी आपको समाज दिख रहा है और संस्कृत दिख जाए, तो ये किससे संबंधित होगा, सीधा सीधा लेव वाइगोत्स्की से संबंधित होगा। और आपको हमेशा याद रखना, कहीं भी आपको संज्ञान दिख जाए, अर्थात बुद्ध संज्ञात्मक विकास से कहीं भी कुछ दिख जाए, तो वो किससे संबंधित होगा, जीन पियाजे से संबंधित होगा। और जो हमारा संवेगात्मक होगा अर्थात नैतिक विकास से कुछ भी दिखे, तो वो लॉरेंस कोहलरबर्ग से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन है। सीटेट एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन हार्डेस्ट बनते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पियाजे द्वारा दी गई विशेषताओं के आधार पर विकास के स्तर पर मिलान कीजिए। अर्थात हमारे जो पियाजे ने जो स्तर दिए हैं विकास के, उसके अनुसार हमको मिलान करना है। तो हमारे जो देख लेते हैं ऑप्शन को, जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आपको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के बारे में दो चीज़ें याद रखना है कि यहाँ पर बच्चा क्या अमूर्त चिंतन करने लगता है और निगमन चिंतन करने लगता है। देख लेते हैं ये कहाँ पर मिल रहा है। अमूर्त चिंतन, सोच का आरंभ हो जाता है और परिकल्पनात्मक तर्क करने लगता है। तो जो हमारा फर्स्ट जो मिल रहा है बी के साथ मिल रहा है। तो फर्स्ट किसके साथ मिल रहा है, बी के साथ मिल रहा है। अगला जो ऑप्शन कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, ये कब होती है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है वो कितनी कब होती है, 2 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था होती है, अर्थात 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें आपको याद रखना है, जो पूर्व संख्यात्मक अवस्था होती है, इसमें बालक के पास जो होता है, जो सिंबल सोच होती है, ये आ जाता है। और इस अवस्था में बालक क्या करता है, लक्ष्य केंद्रित व्यवहार करता है। और कुछ जीन पियाजे ने कुछ थ्योरीज दी थी, जैसे कि संरक्षण, अपलटवादी, केंद्रीय सोच होती है, ये सभी पूर्व संख्यात्मक अवस्था में बालक नहीं कर पाता है। तो इससे कौन मिलान कर रहा है, हमारा जो पूर्व संख्यात्मक अवस्था है वो ऑप्शन से डी मिल रहा है। प्रतीकों की सोच तो आ जाती है पूर्व संख्यात्मक अवस्था में, लेकिन परंतु संरक्षण नहीं आ पाता है। तो हमारा ये किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ, अर्थात पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जो अगली अवस्था आ जाती है पियाजे के अंदर थर्ड आ जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें आपको याद रखना है, जो हमारे अपलटवादी होता है, चाहे संरक्षण हो चाहे केंद्रीकरण हो, ये सभी बालक के अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पर जो होता है बालक आगमन तर्क करता है और मूर्त तर्क करता है। तो जो हमारा 3 होगा वो फर्स्ट के साथ क्या करेगा, मैच कर लेगा, तर्कपूर्ण चिंतन करेगा और संरक्षण की योग्यता आ जाती है बालकों के अंदर।
अगला जो हमारा कह रहा है फोर्थ कह रहा है संवेदी संक्रियात्मक अवस्था, ये पहली अवस्था होती है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें आपको दो ये चीज़ें याद रखनी है। एक तो हमको इसमें बालक के पास वस्तु स्थायित्व का गुण होता है, तो और बालक अपने इंद्रियों द्वारा इसमें सीखता है। तो इसके अनुसार कौन सा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ का जाएगा। सी के साथ वस्तु में स्थिरता आ जाती है, आराम हो जाता है। तो इस हिसाब से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, फर्स्ट का बी, सेकेंड का डी, थर्ड का ए और फोर्थ का सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे सीटेट के एग्जाम में हार्ड आते हैं। वो क्या कॉन्सेप्चुअल पूछता है, रट्टाफिकेशन पर आधारित क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि सीखने के आकलन के बजाय, अर्थात जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है के बजाय सीखने के लिए आकलन अर्थात असेसमेंट फॉर लर्निंग पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करना, इसमें क्या क्या शामिल होते हैं? तो जो हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है अर्थात के लिए सीखने के लिए जो आकलन होता है, एनईपी 2020 ने इसको बहुत महत्वपूर्ण माना है। अगला है जो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, ये कक्ष के दौरान होता है, अर्थात जब शिक्षक पढ़ा रहा होता है तभी असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है अध्यापक और वो देखता है छात्र इसका उत्तर दे पाता है नहीं, अगर दे देता तो ठीक, नहीं दे पाता तो वो स्वयं उसका उत्तर दे देता है। ये कौन होता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। तो इसमें बालक क्या होता है, स्वयं भी अपना मूल्यांकन कर सकता है, जैसे कि कुछ याद कर रहा है या फिर पढ़ रहा है तो माइंड में क्या करता है, रिकैप करने लगता है। तो ये क्या स्वमूल्यांकन भी हो जाता है किसमें? असेसमेंट फॉर लर्निंग में। और क्या सहकर्मी मूल्यांकन हो जाता है, जैसे कि आपने हमेशा किया होगा कि आप कुछ डिफिनीशन है अपने मित्रों से कहते हैं तुम पूछो, अब उसको बुक दे देते हैं और कहते हैं तुम पूछो। तो ये क्या होता है? सहकर्मी मूल्यांकन होता है और ये गुणात्मक भी होता है। तो इसके ऑप्शन जो है हमारे स्वमूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन, गुणात्मक मूल्यांकन, ये हमारे असेसमेंट फॉर लर्निंग में आ जाते हैं। इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमारा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएंगे। जो फोर्थ कह रहा है यहाँ पर तुलना करने की बात कह रहा है, जो तुलना हमारा निगेटिव है, हम आपको हमेशा याद रखना है सीटेट के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न, सूर बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? अर्थात बालक यहाँ पर सूर को कैसा समझ रहा है? सजीव समझ रहा है, क्योंकि वो अनुकरण करने का सोच रहा है। तो ये किस अनुसार हो जाएगा? हमारे ऑप्शन है पराहम केंद्रिता, केंद्रता, सजीव चिंतन या वस्तु स्थायित्व। तो ये जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा इसके अनुसार क्या हो रहा है, बालक सूर्य को सजीव समझ रहा है, तो यहाँ पर सजीव चिंतन की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, समान हमारा अगला प्रश्न है, समान विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन हेतु निम्न में से कौन सा प्रावधान दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रतिकूल है? अर्थात हमको यहाँ पर क्या छाटना है? निगेटिव छाटना है। जो हमारा दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 आया था, इनके अनुसार कौन सा प्रतिकूल है, ये छाटना है। हमारा ऑप्शन फर्स्ट है परीक्षा पत्र को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय, बिल्कुल सही है, दिव्यांग है इनको अतिरिक्त समय देना चाहिए, तो सही है। ऑप्शन सेकेंड है विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने हेतु लिपिक की सुविधा, ये भी सही है। कोई दिव्यांग है, चल नहीं सकता, पैर नहीं है, तो उनको क्या लिपिक अर्थात सहायक के रूप में उनको देना हमारी गवर्नमेंट भी ये करती है। ऑप्शन थर्ड है दूसरों तीसरों भाषा संबंधित कोमा की बाध्यता, और ऑप्शन फोर्थ है व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन। तो ऑप्शन फोर्थ भी हमारा पॉजिटिव आंसर है, लेकिन जो ऑप्शन थर्ड है बाध्यता होने की बात कही रहा है, अर्थात निगेटिव कही रहा है, तो हमको निगेटिव ही छाटना था, इसलिए हमारा थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों जैसे हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिए गए सिद्धांतों के अनुसार बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अर्थात हमको क्या छाटना है? निगेटिव छाटना है। हमको यहाँ पर निगेटिव छाटना है। हमारे ऑप्शन फर्स्ट है बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बदला जा सकता है। यहाँ पर आ गया है मानकीकृत, यही हमारा निगेटिव है और ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड सेकंड देख लेते हैं, बुद्धिमत्ता के अंतर्गत कई स्वतंत्र बुद्धियां आती हैं, ये हार्वर्ड गार्डनर ने बताया था, जो कि सही है। ऑप्शन थर्ड है बुद्धि अनुवांशिक और पर्यावरणिक कारकों की जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है,
ये भी हमारा बिल्कुल सही है, पॉजिटिव ऑप्शन है, एकदम राइट ऑप्शन है। ऑप्शन फोर्थ है, प्रेरक परिवेश प्रदान करके बुद्धिमत्ता को बढ़ाया जा सकता है। ये भी हमारा क्या है, सही है। हमको ढूंढना है यहाँ पर निगेटिव अर्थात नहीं है, हमको ढूंढना है। तो यहाँ पर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमको मानकीकृत है, निगेटिव है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, एक अध्यापक किसी विषय को पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को संकलात्मक मानचित्र बनाने के लिए कहती है। अर्थात जो हमारा संकलात्मक मानचित्र बनाने के लिए कहती है, किसमें सहायक है? जो हमारा मैपिंग करवा रहा है ये हमारी अध्यापिका, ये किसमें सहायक होगा? हमारे ऑप्शन है संरचनात्मक मूल्यांकन संचालित करने के लिए, ऑप्शन सेकेंड है विद्यार्थियों के मुख्य बिंदुओं को सारे लिखने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए, ऑप्शन थर्ड है विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन हेतु रुब्रिक का इस्तेमाल करने के विकास करने के लिए, ऑप्शन फोर्थ है विद्यार्थियों की कलात्मक योग्यता का परीक्षण करने के लिए। यहाँ पर संकलन अर्थात मैपिंग की बात कर रही है, मानचित्र मैपिंग की यहाँ पर बातचीत कर रही है, इसलिए जो हमारा कलात्मक योग्यता है यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण नहीं होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और हमारे जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड है हमारे राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न कहता है, एक किशोर विचार करता है कि हिंद अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता, तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता। अर्थात उसके जो हिंज, आपने नैतिकता कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में हिंज की कहानी पढ़ी होगी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मतलब हिंद अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता, तो वह अपने मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता। अर्थात अपनी पत्नी के जीवन से मूल्य अधिक मूल्य देता। तो ये प्रक्रिया नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाती है? तो ये नैतिक विकास है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत को दर्शाती है, क्योंकि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत में कोई भी दूसरों के बारे में नहीं सोचता, वो अपने लिए अर्थात समाज के या कानून के अनुसार नहीं सोचता, बल्कि जो उसे सही लगता है वो करता है। तो इसलिए हमारा यही फोर्थ नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न कहता है, लेव वाइगोस्की के अनुसार ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है, उस क्षेत्र के बीच में। अर्थात लेव वाइगोस्की कह रहा है कि ज्ञान की संरचना किसके किसके बीच में होती है। तो हमारे ऑप्शन है जो कि बच्चा जानता है और उसको जानने का सामर्थ्य करता है। यहाँ पर बच्चा को क्या क्रियाशील बनाया है, किसने, वाइगोस्की ने। तो हमारा यही पॉजिटिव ऑप्शन होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि बच्चा यहाँ पर स्वयं है, अर्थात उसके पास ज्ञान है, उसी के आधार पर उसमें नया ज्ञान जोड़ा गया है, अर्थात संरचना कर रहा है ज्ञान का। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड कहता है जो बच्चों की जानता है और जो उसकी पहुंच से बहुत बाहर है। अगर बाहर है तो वो क्या करेगा, संरचना में उसको इंटरेस्ट नहीं लेगा, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड कहता है जो कि बच्चा जानना चाहता है और शिक्षक के विचार से, जिसका बच्चे को ज्ञान को होना चाहिए। यहाँ पर क्या शिक्षक को महत्वपूर्ण दे बताया जा रहा है, ना कि बालक को। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा गलत, क्योंकि अभिभावक को नहीं, बल्कि अगर ज्ञान की संरचना करना है तो बालक ही अगर क्रियाशील होगा और जो वो जानता है उसी में ज्ञान को बढ़ाएगा, तो वही उसके लिए अच्छा होगा। इसलिए फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? अर्थात एनईपी 2020 क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शन है अन्वेषण आधारित अधिगम, कथावाचन आधारित शिक्षा शास्त्र, आवेदन एवं बार बार अभ्यास, और चर्चा आधारित कक्षाएं। तो जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है वो हमारा पॉजिटिव, अर्थात एनईपी 2020 अन्वेषण आधारित अधिगम को प्रमोट करती है। और जो कथावाचन जो आधारित शिक्षा शास्त्र होता है, स्टोरी टेलिंग बेस्ड जो पैडागोजी होता है, इसको भी हमारा एनईपी 2020 बढ़ावा देता है। लेकिन जो हमारा ऑप्शन थर्ड है वेधन और बार बार अभ्यास, ये हमारा एनईपी 20 इसको क्या निगेटिव मानता है। अर्थात बालक को जो ड्रिल और प्रैक्टिस द्वारा हमें पढ़ाना नहीं चाहिए, हमारा ऐसा एनईपी 2020 कहता है। ऑप्शन फोर्थ है ये हमारा पॉजिटिव है, चर्चा पर आधारित पाठ्यक्रम एनईपी 2020 द्वारा प्रस्तावित है, इसलिए फर्स्ट सेकंड फोर्थ हमारे राइट ऑप्शन हो जाएंगे। राइट ऑप्शन सेकंड हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न, बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए जो आईक्यू का इस्तेमाल करने का क्या मुख्य सरोकार हैं। अर्थात अब बच्चों की जो हमारी बुद्धिमत्ता होती है, जो आईक्यू लेवल है होते हैं, उसका उपयोग करने के क्या उद्देश्य होते हैं, मुख्य मुख्य कौन से उद्देश्य होते हैं, ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है प्राप्तांक की अस्थिरता, परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, परीक्षा का उत्पादक केंद्रित होना, और बच्चों को नामांकित करना। जो ऑप्शन फोर फर्स्ट है प्राप्तांक की अस्थिरता, इससे भी हम बच्चे की आईक्यू को पता लगा सकते हैं।
ऑप्शन सेकेंड है परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, अर्थात जो हमारे जो पूर्वाग्रह होते हैं, स्टेरियोटाइप होते हैं, इसके थ्रू भी बच्चे के IQ लेवल को पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन थर्ड है परीक्षा का उत्पादक केंद्रित होना, ये भी हमारा सही है। ऑप्शन फोर्थ है बच्चों को नामांकित करना को कौन बालक अच्छा है, प्रतिभाशाली है, समान है या फिर जड़ बुद्धि वाला बालक है, तो ये भी हमारे इंटेलिजेंस को बताता है। तो हमारे यहाँ पर सभी सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों सही हैं, इसलिए ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चों को आंतरिक बाल्यावस्था में विकास हेतु और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल और बहुत से अवसर प्रदान करने चाहिए। जो हमारा कथन कह रहा है, जो बालक की जो बाल्यावस्था होती है, आरंभिक बाल्यावस्था जो होती है 2 से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था, इसमें प्यार, देखभाल और बहुत से अवसर उसे प्रदान करने चाहिए, बिल्कुल सही है, इससे बालक का विकास अच्छा होता है। ऑप्शन जो हमारा तर्क कह रहा है, अर्थात जो आर कह रहा है, गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणामों को बाद के वर्षों में बदलना बहुत आसान होता है। तो ये ऑप्शन जो तर्क हमारा कह रहा है कि जो हमारा जो बचपन में उनको प्यार देखभाल के अवसर नहीं मिले हैं, उनको बाद में उनको बदला जा सकता है, अर्थात उनको हम उनका विकास हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं, तो ये गलत है। जो बालक है बचपन में उनको प्यार देखभाल या फिर अवसर नहीं मिले हैं, तो हम बाद में उनको जिज्ञासु या फिर शिक्षण में अच्छा करने के लिए हमको बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होगी, क्योंकि बालक को बचपन में गंभीर रूप से वो डरा होता है बचपन से, इसलिए वो विकास अच्छा नहीं करता है। हमारा जो तर्क है वो गलत होगा, लेकिन जो हमारा कथन है वो हमारा सही होगा, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, थर्ड। हमारा ए सही है लेकिन आर गलत है। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे सीटेट एग्जाम में आते हैं, और ये सभी क्वेश्चन कैसे होते हैं, टाइम टेकिंग वाले होते हैं, इसलिए आपको बहुत ही धैर्यपूर्वक करना होता है और स्पीड के साथ करना होता है। आई होप यू एंजॉय दिस प्रैक्टिस सेट। मैं आपके लिए ऐसे ही क्लास और प्रैक्टिस लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।